चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। जो डिबेंचर्स वाला चैप्टर चल रहा था, लास्ट पार्ट है एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो सॉल्व करना है, तो वहां से शुरू करते हैं। टॉपिक उसी लाइन पे चल रहा है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो डिबेंचर्स है वो परचेज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अभी तक हम इमीडिएट कैंसिलेशन कर रहे थे, वो अलग चीज थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। एक इंटरेस्ट वाली एंट्री जो है ना, उसका फर्क पड़ेगा, और वो भी प्रैक्टिकल है कि भाई आप डिबेंचर्स होल्ड कर रहे हो तो डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है ना, वहां पे हमारे पास अपने खुद के कुछ ओन डिबेंचर्स बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे, तो उस पर फिर इंटरेस्ट का इफेक्ट कैसे दे, काउंट करना है नहीं करना है, पे ऑफ करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। देखते हैं, सम का डेटा पहले समझ लो आराम से, फिर शुरू करते हैं। 10,000 डिबेंचर्स हैं, 12% इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, और ये इशू हुए थे 1 अप्रैल 2021 को। इंटरेस्ट पेमेंट की डेट्स दे रखी 30 सितंबर 31 मार्च, तो वही आपके अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। इन बिटवीन 1 जुलाई 2022 को कंपनी ने अपने खुद के 1000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट्स। एज इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ही वही है कि इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां से क्लियर हो गया। On 31st March 2023, the company cancelled all its own debentures and books closes on 31st March every year। ये भी बोल दिया कि देखो जुलाई में खरीदे थे और मार्च में कैंसिल कर दिया, तो कुछ महीनों तक हमने होल्ड किया। बट पॉइंट क्या आ जाता है ना कि इस ड्यूरेशन के बीच में फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 मार्च क्या बीच में इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ है? कोई डेट ऐसी है जब इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ होगा? टाइमलाइन देख के बताओ ना, पता चल रहा है। 30 सितंबर को हुआ होगा, 1 जुलाई के बाद आती है ना 30 सितंबर, तो 30 सितंबर को बीच में इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ होगा ना आफ्टर परचेज। अब तो जो टाइमलाइन है वो पहले समझ लो, वहां से बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बना लेते हैं एक बार। देखिए अपना जो ट्रांजैक्शन है, एक तो 31 मार्च की डेट तो है ही, फिर इसके बाद आ रहा है 1 जुलाई, 22 है तो इसको 22, फिर इसके बाद है 30 सितंबर, और इसके बाद है 31 मार्च 23। ये सब डेट्स हैं। ये है अपना डेट ऑफ परचेज। इस दिन पे हमने अपने ही डिबेंचर खरीद लिए। टोटल डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग है वो 10,000 है। क्या हुआ? अच्छा ओके, 2 ट्रांजेक्शन है। तो 1 जनवरी वाला भी ले लेते हैं। अच्छा मैंने वो डेट पूरी स्किप कर दी, ठीक है। टोटल 10,000 डिबेंचर्स थे जो आउटस्टैंडिंग थे। इसमें से इस डेट पे हमने 1000 खरीदे और इस डेट पे 2000 खरीदे। समझ आ रहा है? तो टोटल कितने? 3000 डिबेंचर हमने खरीद लिए। अब ऐसे आप बाइफरकेशन देखोगे तो आप इस तरीके से बांट सकते हो, पहले 1000, फिर 2000, और रिमेनिंग 7000 जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है पब्लिक के पास, और ये दोनों हमारे पास है। अब इन सब चीज़ों का हिसाब जो है ना वो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, डेट टू डेट करना पड़ेगा। वैसा है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 1 जुलाई को ही अपना पहला ट्रांजेक्शन होने वाला है। 1000 डिबेंचर आपने खरीदे थे 96 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट, ये ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जो 1 जनवरी को परचेज हुआ है वो 96 रुपीज़ कम इंटरेस्ट है। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? अब जुलाई वाले ट्रांजेक्शन को पहले सॉर्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये जानना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना जोड़ के देना है। उसके लिए आपके पास स्टैटिक डेटा है, फेस वैल्यू 100 रुपये, इंटरेस्ट रेट 12%। हमें पता है लेफ्ट साइड वाली ड्यूरेशन देखनी होती है, वो फिक्स है। पिछली बार इंटरेस्ट मार्च में मिला था, ये जुलाई है, अप्रैल मई जून, पूरा 3 महीने हो रहे हैं, तो 3 महीने का ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा। 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 3 रुपये, तो आपका टोटल पे आउट हो जाएगा 99। ये तो सॉर्टेड है। वैसे ही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी होना है, करके रखना है, कैलकुलेशन करके रख सकते हो। ये जो गैप है कितना है? ये भी 3 महीने ही, इसमें भी 3 रुपये आएगा, बट यहाँ 96 में 3 रुपये इंक्लूडेड होगा, कम इंटरेस्ट है ना, तो 93 + 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही? अब इसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक जर्नल एंट्री होगी 1 जुलाई, फिर एक एंट्री आएगी 30 सितंबर, फिर एक 1 जून, और फिर 31 मार्च, ये रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2022 आपने अपने ओन डिबेंचर्स परचेज किए,
एट रुपीज 96,000 ओन डिबेंचर्स परचेज किए 96 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि असेट अकाउंट है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 96,000 का कॉस्ट, आपने इनको डिबेंचर इंटरेस्ट दे दिया है 3 रुपए। तो इनका अप्रैल से लेके जुलाई तक का हिसाब तो हो चुका है, वो ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा 3,000। टोटल पे आउट है 99 रुपीज, ये हो गया 99,000। खत्म, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसमें अभी कोई डिबेंचर कैंसिल हुए नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने कैंसिल नहीं किया ना, आपने असेट अकाउंट क्रिएट किया, वो कॉस्ट पे होता है, हिस्टोरिकल या ओरिजिनल कॉस्ट पे। फेस वैल्यू तब आएगी जब इन फ्यूचर इनको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन जो है अपना टाइमलाइन के हिसाब से, वो होगा आपका 30 सितंबर। अब इस दिन क्या सिचुएशन है, एंट्री सेम ही नहीं। इस दिन तो इंटरेस्ट देना है ना, डिबेंचर थोड़ी, डिबेंचर इंटरेस्ट वाली। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है। अब डेटा के हिसाब से कितना डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो पे होगा। हाँ, रेट के हिसाब से तो अमाउंट कितना आएगा, आपको कुछ ट्राई करना है। देखो मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन समझो क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं, मैं एक अलग कैलकुलेशन दे देता हूँ। हम बात कर रहे हैं डिबेंचर के इंटरेस्ट की। हमारा जो टाइमलाइन है अभी, दिस इज फ्रॉम 31 मार्च 22 टू 30 सितंबर 22। अपन इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं। अब ऐसा है, आज की डेट में हमारे टोटल कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, पूरे 10,000। कुछ कैंसिल हुआ है? नहीं, हमने परचेज किया, नहीं कैंसिल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें से पब्लिक के पास है 9,000 और 1,000 हमारे पास है, यही बाइफर्केशन है। दिस इज विथ आउटसाइडर्स एंड दिस इज ओन डिबेंचर्स। वैसे बाइफर्केशन कर देते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगर आप देखो तो क्योंकि पूरे 10,000 डिबेंचर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 6 महीने का ब्याज पूरे 10,000 के लिए ड्यू तो होने ही वाला है। सिंपल हिसाब रखते हैं, ठीक है। अब 12% रेट है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको पता है कि भाई 6% के हिसाब से 6 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। 10,000 डिबेंचर्स पे 6 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 60,000। मतलब इस ड्यूरेशन का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 60,000 बनता है फॉर 10,000 डिबेंचर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें से अभी हमें कितनी एंट्री करनी है, कितना किसको पे करना है, वो क्लियर कर लेते हैं। अब आप एक बात समझो, ये जो आपके 1000 डिबेंचर्स हैं, ये आपने कब अक्वायर की, बीच में 1 जुलाई 2022, ठीक है, इसी दिन आए थे ना। पता है, आपने इस दिन एक्विजिशन करते टाइम इन 1000 डिबेंचर होल्डर्स को ये वाले ड्यूरेशन का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है। किया था आपने? एंट्री चेक कर लो, आपने खुद ही अभी लिखी एंट्री। कितना इंटरेस्ट पे किया? 3,000। वो 3,000 ये 60,000 का ही एक हिस्सा है या अलग से है, क्या है? इसका हिस्सा हुआ ना। 6 महीने का टोटल सब कुछ मिला के टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो 60 बनता है, इसके ऊपर तो कुछ बनता ही नहीं है। अगर आपने इस ड्यूरेशन का इन लोगों को कुछ भी पे किया है, वो इसी में से तो होगा। बात समझ आ रही? तो ये 3,000 जो है ना वो अलग कर देते हैं, ये इन 1000 डिबेंचर्स पे है फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। बाकी कितना बचा? ये तो सारा चुकाना बाकी है ना। क्या ये सारा 57,000 इन आउटसाइडर्स का है या इसमें इनका और कुछ हिस्सा बनता है? अब आप समझो, जब आप आए 30 सितंबर पे, तो 30 सितंबर पे 2 लोग दिख रहे हैं, ये 9,000 और ये 1,000। ये ओन डिबेंचर जो हमने खरीदा, होल्ड किया, उससे इनका कुछ लेना देना है? इन 9,000 लोगों को इस बात से कोई फर्क पड़ता है? 1 जुलाई के पहले भी ये 9,000 अपनी मस्ती में थे, आज भी ये अपने लाइफ में अपना टाइम कर रहे हैं, तो इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि इन 1000 डिबेंचर्स का क्या हुआ। तो इनको तो पूरा 6 रुपए दोगे ना, 6 महीने का 6 रुपए। समझ आ रहा है कितना हो रहा है? ये 54,000, ये इसी में से होगा ना। बात समझ आ रही? 54,000 ये भी अलग कर दो। बाकी कितना बचा?
ये 3000 किसका? हमारा। ये 1000 डिबेंचर्स पे इस तरफ का ड्यूरेशन, समझ आ रहा है? ये जो 3000 रुपीज यहाँ दिख रहा है पता है कौन सा है? इन 1000 डिबेंचर्स पे 3 रुपया। कौन सा 3 रुपया? ये वाला, जुलाई से लेके सितंबर। ये बात समझ आ रही? तो एज ऑन 30 सितंबर क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के 1000 डिबेंचर्स पड़े हैं, तो इन 1000 डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो मेरा, और बाकी के 9000 डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो आउटसाइडर्स का। बट बात ये है कि इन 1000 डिबेंचर्स पे पूरा 6 रुपया देना बाकी नहीं है। इन 1000 डिबेंचर्स को मैंने सिर्फ 3 महीना होल्ड किया। आप देखो ये टोटल टाइमलाइन में से एज अ कंपनी मैंने अपने डिबेंचर कितने दिन तक होल्ड किए? 3 महीने तक। तो इस पे जो 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है वही तो मेरा होगा। 3 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है? 3 रुपया ही तो बनता है। तो इस तरफ का ये वाले ड्यूरेशन का 3000 मेरा, और इस तरफ के ड्यूरेशन का 3000 जिसका था मैं उसको दे चुका हूँ। बात समझ आ रही? टोटल सारा घुमा फिरा के कितना हो रहा है? 60,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हुआ? पहले हमने 3000 जो है वो आउटसाइडर्स को दे दिया था, बाकी का अब जो 3000 हमारा, और इन बेचारों का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो इनका तो पूरा 6 महीने का 54,000 हमने चुकाया ही। ये बात क्लियर हुई? टोटल मैच हो गया आपका। अब हमें ये सब चीज़ों की एंट्री करने की, इसका इफेक्ट कैसे देंगे वो समझ लो। तो एंट्री बहुत इजी है, इसमें समझा रहा था तो आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस में आप पे रिकॉर्ड कितना करूंगा? 57,000। गलती क्या होती है, लोग बाई डिफॉल्ट यहाँ 60,000 लिख देते हैं। आपने तो सीधा गिनेंगे 10,000 डिबेंचर पे 6 रुपया, 60,000 अमाउंट सही है आपका, बट 60 में से 3000 आप यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हो। बात समझ आ रही? वो माइनस करना नहीं भूलना है। अब इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो सिंपल इतना ही रखो कि 6 महीने का टोटल ब्याज मेरा 60,000 बनता है, बट ये 3000 रुपये मैं ऑलरेडी पहले ही पे कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे और कितना आएगा डिफरेंस का? 57,000। बात समझ आ रही? अब ये 57,000 जो है, इसमें से मुझे आउटसाइडर्स को जो पे करना है वो मैं ऐसे लिखूंगा, टू डिबेंचर होल्डर्स। आउटसाइडर्स को कितना पे करना है? 54,000। ये ना था ना, 9,000 डिबेंचर पे 6 रुपए, यही था। बाकी का 3000 तो मेरा ही था ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट क्या देंगे? इसको बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ये नाम देंगे। और अमाउंट कितना? 3000। समझ आए? ये हो गई इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। अभी मैंने किसी को कुछ पेमेंट नहीं किया, सिर्फ ड्यू दिखाया है कि टोटल खर्चा इतना है, 54 आउटसाइडर्स को देना है, 3000 खुद को देना है। अब होगी पेमेंट की एंट्री। अब जब पेमेंट की एंट्री करेंगे तो मुझे बताओ मैं खुद को पेमेंट करूं? कुछ लॉजिक है उस बात का? ये जो पेमेंट करना है तो इफेक्ट तो वैसे आनी चाहिए ना, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, फिर ये वाला तो सेल्फ होना चाहिए, खुद को डेबिट कर रहा हूँ, और फिर टू बैंक करके पेमेंट। खुद को पेमेंट करने का कोई लॉजिक है क्या? अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डालो, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम पेमेंट कर रहे होंगे ना तो ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 54,000, सिर्फ ये वाला। 3000 रुपए की मेरी इनकम जनरेट हुई है, लेकिन खुद को कैसे पे करूं? अपने एक बैंक अकाउंट से निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दूं? प्रैक्टिकली कोई सेंस है इसका? ऐसी कोई एंट्री दिखाने वाला है? नहीं। तो जब इसकी हम पेमेंट वाली एंट्री करेंगे तो पेमेंट सिर्फ किनको होगा? आउटसाइडर्स को। ये बात क्लियर हो रही? बोले सर ये कहाँ चला गया? ये जाएगा पीएनएल में। अभी मैं आपको इसका पीएनएल इफेक्ट समझाऊंगा ना, तो आपको पूरी स्टोरी क्लिक हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बात समझ आई? अब देखो इतना ट्रांजेक्शन जो है ना, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इसमें हमारा टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स कितना पे हुआ, खर्चा कितना हुआ, बाहर वालों को हमने कितना इंटरेस्ट चुकाया अभी तक के ट्रांजेक्शन से? 54,000 या 57? 57। ये 54 चुकाया, ये भी तो बाहर वालों को ही दिया था पिछला वाला। ये 3000, ये कौन सा वाला 3000 है? ये वाला। यहाँ पे डिबेंचर हमारे पास थोड़ी थे, हमने तो यहाँ खरीदे। तो ये जो 3000 रुपए पे किया है, किसको पे किया? खुद को पे किया कि आउटसाइडर को? आउटसाइडर को। बात समझ आ रही? तो ये 3000 और ये वाला 54 जो अभी आपने गिना, दोनों मिला के अपना आउटसाइडर को कितना पे किया? 57। अपना नेट खर्चा 57 हुआ। अब ये जो एंट्रीज हुई है इसको अगर मैं पीएनएल में लेके जाऊं, क्लोजिंग करूं सपोज, तो मेरा पीएनएल कैसा बनेगा वो भी देख लो। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट होगा पीएनएल में 3000, 57,000। क्लोज करोगे तो 57 ही जाएगा ना। बोले सर ये तो 60,000 हो गया, अपना तो अभी बोला नेट खर्चा 57 हुआ है। ये जो इनकम है 3000 रुपीज की, जो मेरी इनकम, वो कहाँ जाएगी? पीएनएल में तो जाएगी। तो सामने ये वाला अमाउंट भी जाएगा 3000।
बात समझ आ रही? तो ऐसे टोटल दिखेगा, डेबिट कितना हुआ 60 और क्रेडिट कितना हुआ 3, नेट कॉस्ट कितना 57। बात समझ आ रहा है? ये ग्रॉस अमाउंट है। हम लोग ऐसा शो करेंगे कि 6 महीने का इंटरेस्ट का टोटल खर्चा हुआ 60,000, बट उसमें से 3,000 तो हमने ही कमाया। तो देखो बैंक में जो इफेक्ट आ रही है उसमें 3,000 की इफेक्ट नहीं आ रही, लेकिन पीएनएल में तो आ रही है। और बैंक में लाने का लॉजिक ही नहीं है, बैंक टू बैंक थोड़ी करेंगे। दो बैंक अकाउंट है, बैंक 1 टू बैंक 2, क्या मतलब हुआ? यहाँ से पेमेंट किया और वहां अपने अकाउंट में गया, तो ये एंट्री जो है ना, इसकी पेमेंट वाली एंट्री नहीं आती, लेकिन इसकी पीएनएल वाली एंट्री आती है। तो पीएनएल में ये पिक्चर दिखता है साल के एंड में कि 60,000 रुपए का एक्सपेंस है और 3,000 रुपए की इनकम। तो नेट खर्चा कितना है 57, और ये 57 पूरा बैंक से पे हुआ है। देखो ये 3,000 पे हुआ है, ठीक है, और ये 54 पे हुआ है। टोटल पे आउट कितना हुआ है 57। टैली हो रहा है, तो अमाउंट सारा टैली हो जाएगा वहां पे। बोलो कुछ कंफ्यूजन अब पता चला? तो ये पेमेंट में मैंने सिर्फ आउटसाइडर्स को किया, ये बात में कोई डाउट? क्लैरिटी आ गई पक्का? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी ये इफेक्ट वापस आने वाला है। यहाँ तक पूरा सॉर्टेड है, ये एंट्री समझ आ गई। तो ये आपकी पेमेंट वाली एंट्री थी, ये ड्यू वाली, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, ठीक है। ड्यू तो खुद को दिखाएंगे ना, और ये जो है ये आपकी पेमेंट की एंट्री है। थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है, ये आपकी पेमेंट की एंट्री। पेमेंट टू आउटसाइडर्स, खुद को हम पे करते नहीं, तो हमारी इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, बट ये एंट्री 31 मार्च को करेंगे। अभी तो अपन सितंबर पे पहुंचे, तो इसलिए मैंने पीएनएल की एंट्री नहीं करवाई, खाली आपको लेजर समझाया। ठीक है, कंप्लीट। आगे बढ़े। अब ये सितंबर वाला ट्रांजैक्शन हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब आएगा? 1 जनवरी, ठीक है, ये वाली डेट पे। तो ये हिसाब तो अपन ने करके रखा है, इसका डायरेक्टली करना है ट्रीटमेंट। 1 जनवरी 2023, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, सेम इफेक्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे भी कुछ ना कुछ पे किया होगा, वो भी सेम इफेक्ट, और सारा बैंक से पे आउट, ये इफेक्ट आएगा। अब ओन डिवेंचर्स के नाम पे कितने खरीदे थे 2,000, कितना दिया 93, तो ये हो गया 1,86,000। इंटरेस्ट के नाम पे कितना पे किया 2,000 पे 3 रुपए, ये सब गिना था अपन ने, कम इंटरेस्ट था ना उसमें। तो 6,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट, बैंक से पेमेंट हुआ 1,92,000, खत्म ट्रांजेक्शन, सिंपल। तो ये रिकॉर्ड करने में तो इतना इशू है नहीं, ठीक है। आगे वापस से इंटरेस्ट वाला इफेक्ट आएगा। 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब अपने कौन सी तारीख पे आ जाएंगे? 31 मार्च। 31 मार्च पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो करने हैं। एक ट्रांजैक्शन करना है इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा ट्रांजैक्शन करना है डिबेंचर्स कैंसिल करना है, तीसरा ट्रांजैक्शन करना है क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। वन थिंग एट अ टाइम, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, जो चुकाना है ना वो पे करके खत्म करो। पहले कैंसिलेशन कर दोगे और इंटरेस्ट बाकी है, थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट दे दो, फिर कैंसिलेशन कर दो, फिर क्लोजिंग एंट्री करेंगे, तो ये ऑर्डर सही रहेगा। अब इंटरेस्ट देना है तो आपको पता है एंट्रीज तो ये आने वाली है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सामने जितना आउटसाइडर्स को पे करना है वो डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे क्रेडिट करेंगे, और जितना हमारा खुद का इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के नाम पे दिखेगा। ये सब है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। आप कुछ ट्राई करोगे, मुझे हिसाब बताओगे? 2 मिनट ले लो, आप सोचो, मैं करवाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई करो। डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल कितना खर्चा दिखाऊं, उसमें से खुद को कितना पे करूं, आउटसाइडर्स को कितना पे करूं। 10,000 डिबेंचर टोटल है, उसमें से हमने कुछ खरीदे हुए हैं, कुछ आउटसाइडर्स के पास है, वो आपको पता है। टोटल आज की डेट में कितने ओन डिबेंचर्स हैं? 3,000, ठीक है, और 7,000 आउटसाइडर के पास। अब उसके बेसिस पे अगर ये कैलकुलेशन करना हो, इसको ध्यान में रखते हुए
तो कितना अमाउंट आएगा बताओ। आराम से सोचो, सही आंसर पे आओ। बोलो, ट्राई किया? आ रहा है कुछ अमाउंट किसी का? बारह हजार खुद को और 42 आउटसाइडर्स को। और किसी का कोई आंसर? सही है, 54 आएगा। और बाइफर्केशन 54 में से खुद को कितना और आउटसाइडर को कितना? खुद को 3000। ठीक है, और किसी का कोई आंसर? एक 12,000 है, 3000 और 3000। और कुछ आप लोगों का कुछ आया? कुछ तो आया होगा, कोई तो लॉजिक लगाया होगा। सही गलत अपनी जगह, ट्राई तो किया होगा। कुछ अमाउंट तो बताओ क्या आ रहा है। दो ऑप्शन तो आए, देखो 54 तो सही है, वो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। फिर टोटल 6 महीने का 60 होने वाला है और सारे 10,000 डिवेंचर जो है वो एग्जिस्ट तो करते ही है, इसलिए 60,000 रुपये टोटल दिखने वाला है ग्रॉस अमाउंट। वो बात तो करेक्ट है। ये 10,000 पे 6 रुपये, और इस 10,000 में से कुछ आपके पास है, कुछ आउटसाइडर्स के पास है। तो बाइफर्केशन में क्या होगा? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा, वो तो ट्राई करो, उस हिसाब से क्या बन रहा है। हाँ, बाहर वालों के पास 7,000 डिवेंचर है। इनका तो मामला सॉर्टेड है, देखो यहीं से पता चल जाएगा। इन 7,000 को ये सब उठापटक से कोई लेना देना नहीं कि 1 जनवरी को आपने क्या किया। वो तो बेचारे पहले से अपने वहीं के वहीं हैं, तो उनका 6 रुपया तो बनता ही है। ठीक है ना, तो 42,000 तो वही आ गया। और अगर ये आपका टोटल, सॉरी ये मैं यहाँ से नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजिंग। यहाँ अगर आपका टोटल 54,000 आ रहा है ये वाला, तो डिफरेंस का आंसर वैसे तो 12,000 आ ही गया। बात समझे? बट ये 12 कैसे आया है वो भी तो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं डिफरेंस के थ्रू ही निकलेगा। एग्जैक्टली, देखो ये कैसे आया वो समझो। ये एक्चुअली ना आपको ना 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाहिए, इसको 3 में करना चाहिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ आ जाएगी। 7,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 ऐसे करो। रीजन बीइंग ये ऑलरेडी पिछले 6 महीने में परचेज हो गए थे और 2,000 अभी किया आपने। इन 1,000 डिबेंचर्स का अगर हिसाब देखें तो ये डिबेंचर आप पूरे 6 महीने से होल्ड कर रहे हो। बोलो बात ठीक है?
30 सितंबर से 31 मार्च, आपने जुलाई में खरीद लिए थे, तो इसका जो आधा आधा हिसाब होना था ना वो पिछले वाले हाफ ईयर में हो गया है, तो इस पे तो पूरे 6 रुपए आपके बनते ही है ना। लेकिन ये जो 2000 डिबेंचर है ये आपने अभी इस हाफ ईयर में मिड में खरीदे जनवरी में, तो इसमें आपका जो हिस्सा बनता है वो जैन फेब मार्च 3 महीने का ही बनता है। तो 3 महीने का कितना हो गया, 3 रुपए हो गया मंथली। तो 2000 शेयर्स या डिबेंचर्स पे 3 रुपए कितना हुआ, 6000 हुआ। अब ये दोनों कमाई जो है ना ये दोनों आपकी है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, और ये जो है ना दिस इज फॉर आउटसाइडर्स। बोलो बात समझ आई। तो ये हो गया डिबेंचर होल्डर्स का 42,000, आपका खुद का 12,000। आया कैसे वो क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंस पे ही निकालना है, तो बोले नहीं बैलेंसिंग फिगर ले लो, अरे कैसे आया वो तो पता होना चाहिए। तो अपने को तो क्लियर मालूम है कि ऐसे आया है। तो अगर वो 7,000 प्लस 3,000 डायरेक्ट करेगा ना तो गलत होने का चांस है। ये इंटरनल बाइफर्केशन करोगे क्योंकि ये पूरा 6 महीने का है 3 महीने का, वो फर्क है। वही तो जो बाकी का 6,000 कटा वो ये रहा, पहले दे दिया था ना बस। तो ये 54 और 6 आपका 60 तो पूरा होना ही होना। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब एंट्री समझ आई। ये मेन पॉइंट्स है जो इस सब में कराने थे जो कल तक डिस्कस नहीं हुए थे, इसलिए मैंने बाकी रखा था कि आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर या मैक्सिमम पॉइंट, इसके ऊपर का कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज आपको रिलेट हो रही है एग्जाम में जो कुछ भी आएगा मैं आपको थोड़ा सा अबव लेवल ही करवा रहा हूँ एग्जाम से। आप ये समझ लो ये सारे सम्स एक्चुअली आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल के सम्स है, आईसीएसआई के। मैं आपको वही सम्स करा रहा हूँ, ये आपको अगले में एग्जीक्यूटिव वालों को भी सेम सम्स करवाएगा जो आपको करवा रहा हूँ। तो अपन एक लेवल ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जो एग्जाम आएगा ना वो आपको इसके कंपैरिजन में इजी लगेगा, आपके मार्क्स बन जाएंगे, टेंशन नहीं है। कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो वो डबलिटी और एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पूरा सीखो। आधा अधूरा सिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो याद करने वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको मैक्सिमम सिखा दिया। एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है हमें पता है, बट ऐसा नहीं है कि लेवल नहीं पता है। एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहने वाला है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होने वाला है, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ। क्योंकि फाउंडेशन लेवल है, उनको ही पता है कि कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने कितना पढ़ा है, वो लोग सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं। तो सिलेबस मॉडरेट ही रहेगा। अगर हम उसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस में करके जा रहे हैं तो मेन एग्जाम आपको इजी लगना चाहिए, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ पे आपको इजी करा दूं और वहां पे एक लेवल ऊपर आ गया, वैसा बहुत टफ पेपर था। यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर टाइम में दिमाग अपना खर्च कर लो। पेपर में बोले सर इससे तो बहुत इजी आया था, तो अपना अल्टीमेट गोल है वहां पे अच्छे मार्क्स लाके क्लियर करना, वो पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर के लेवल का इस चैप्टर में ऐसे पेपर में कुछ नहीं आने वाला, तो आपको मैक्सिमम चीज करवा दी, पूरा कवर है। अब ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट वाला पार्ट हो गया, इसका पेमेंट भी तो करना है, पेमेंट की एंट्री करते साथ साथ में। जब पेमेंट की एंट्री आएगी तो डिबेंचर होल्डर्स को ही पे होगा, खुद को तो हम पे करेंगे नहीं। तो पेमेंट कितना जाएगा 42,000। तो ये 42,000 आपने पे कर दिया, ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो एक एक करके हिसाब होता जा रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, अब डिबेंचर्स को कैंसिल भी करना है ना, कैंसिल वाली इफेक्ट पहले दे दो, वही ठीक रहेगा। ये भी 31 मार्च सेम डेट पे ही सब कुछ हो रहा है। जब डिबेंचर्स कैंसिल करोगे तो आपकी एंट्री आएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू वाली। कितने डिबेंचर टोटल कैंसिल हो रहे हैं, 3,000 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। ओके, और क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कुछ पे करना है क्या अभी कैंसिलेशन पे, या कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, अभी तो कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना है। सामने टू ओन डिबेंचर्स रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, असेट बनाई थी ना आपने, ओन डिबेंचर्स के नाम पे आपने कितना डेबिट किया था वो तो आपके सॉल्यूशन में ही है, सब ऐड करना है। ओन डिबेंचर वाला, इंटरेस्ट वाला नहीं। एक ओन डिबेंचर का 96,000 जो है आपने लिया था और दूसरा 1,86,000 है ना, आपके सम में है, कहीं बाहर से नहीं देखना है, अपने सॉल्यूशन में देखना है। कितना हो रहा है टोटल 282। डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, प्रॉफिट, हाँ गेन, सही है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका फायदा है, समझ आए, दिस इज योर गेन। यही कर रहे थे ना कल, जब रिडेम्पशन या कैंसिलेशन होता है ऑन डिबेंचर्स का तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू पे, सामने जो असेट बनाई थी टेम्पररी वो क्रेडिट हो जाती है, जो डिफरेंस है वो गेन होता है। और आपने वो बोला सर मोस्टली तो गेन होगा तभी तो हम मार्केट से खरीद रहे हैं, तो देखो ये पॉइंट उन्होंने भी यूज किया ही है। तो 18,000 रुपीज आपका गेन है, ये लास्ट में कैपिटल रिजर्व में जाएगा, दिस इज कैपिटल प्रॉफिट।
अब ये एंट्री हो चुकी है, ये भी एक पार्ट कंप्लीट। अब आएगी अपनी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज में क्या क्या करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में लेके जाना है, और ये जो प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर मिला था वो भी पीएनएल में लेके जाना है, और इसको लेके जाना है कैपिटल रिजर्व में। तो एक एक करके तीनों एंट्रीज कर लेते हैं। पहले डिबेंचर इंटरेस्ट वाली एंट्री कर लो, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। आपने पूरे सम में जहां जहां जितना जितना डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया है वो सारा आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। टोटल बता दो। एक 11 नहीं, कुछ छोड़ दिया। एक 20 तो आना ही चाहिए ना टोटल। छोटी वाली एंट्रीज भूल गए, 3000 6000 वाली, वो भी तो देना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ही है ना वो भी तो। 3000, 57,000, 6000, 54,000, वही एक 20 ही तो आएगा। मैं तो खाली टैली करा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना तो एक 20 ही आपको आया, कहाँ से वो खाली टैली करा रहा हूँ। टोटल तो 120 आने वाला है ना, क्योंकि 10,000 डिबेंचर पूरा साल ही आउटस्टैंडिंग थे, तो 60,000 करके 2 बार 1 20 पे हो ही गया, तो आना तो वही है। बट टैली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो आपने गिना है उसी में से टोटल कर लो ना। कोई डिबेंचर किसी सम में बीच में कैंसिल हो गए होते तो फिर पूरे साल का अमाउंट 120 नहीं बनता ना। या तो एंड तक सारे डिबेंचर होल्ड किए थे इसलिए बना, तो कोई चीज अपन अज्यूम करके नहीं चल सकते। यहाँ आपका आंसर 120 आना चाहिए, वो आपकी एंट्रीज में से ही आप टैली करते जाओ, तो जो अमाउंट टोटल है वो यहाँ लिख दो, गलत नहीं पड़ेगा। मैच हो रहा है, 120 आ रहा है। एक 3000, एक 57,000, एक 6000, एक 54,000, 4 एंट्रीज है ना, चारों का टोटल मैच हो रहा है। चलो आगे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स टू पीएनएल, ये भी तो पीएनएल में जाएगा। कितना है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स? 9,000 नहीं, सॉरी 9,000 नहीं होगा, एक 12 था और एक पहले वाला कितना था, एक 3,000 था और एक 12,000 था ना, 15। सही है। एक तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स का 3,000 था और ये वाले में 12,000 था, नहीं 15 आएगा। हाँ हाँ 15 आएगा। इन्होंने क्या 18 कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो तो कैपिटल रिजर्व वाला सही है, 15 ही आ रहा है। 15,000। पता है ये दोनों एंट्रीज का पीएनएल में जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। एक 20 का टोटल खर्चा दिखेगा, सामने 15,000 की कमाई दिखेगी। समझ आ रहा है? यही हो रहा है ना। 120 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नेट एक्सपेंस पेड टू आउटसाइडर कितना हो गया? 1,05,000। बात समझ आ गई? आप देख लो, वो भी टैली करना है तो हो जाएगा ना, पर वो थोड़ा सा चारों एंट्री में से देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3,000 होगा, यहाँ पे भी होगा, टोटल मारोगे तो मैच हो जाएगा। आउटसाइडर्स को जो पे हो रहा है ना वो पूरा मैच हो जाएगा। 2 बैंक वाली चारों एंट्री, क्योंकि वो जो ऊपर फर्स्ट एंट्री थी ना उसमें भी 3,000 इनको भी गया है ना आउटसाइडर्स को, वैसा टैली हो जाएगा आपका। ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना, कॉस्ट आ रहा है 1,05,000, ये आपको टैली करना है तो आप सम में से कर सकते हो। एक 3,000 पहले आउटसाइडर्स को पे हुआ था, फिर एक 54 आउटसाइडर्स को पे हुआ था, फिर एक 6,000 पे हुआ था और एक 42 हुआ था, है ना। ये 2 बैंक वाली एंट्री में से दिख रहा होगा आपको सीधा, ये तो सीधा दिख रहा होगा। और ये वो ओन डिवेंचर्स के टाइम पे पे हुआ था, वो भी लेना। 1,05,000 हर जगह से घुमा फिरा के टैली हो जाता है। कोई चीज रट के जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ऐसे करते हैं तो ही आता है। जितना सोचोगे उतनी क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट टाइम सोचने में थोड़ा प्रेशर पड़ता है यार, कितना सोचना पड़ रहा है, लेकिन एक बार क्लैरिटी आ जाए ना फिर आपको सम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर? ये सब टैली करना अभी नेसेसरी नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। अब क्या बचा? कैपिटल प्रॉफिट वाला पार्ट। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 18,000, एक ही एंट्री है ना उसकी, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन वाला अकाउंट आपका डेबिट। टू कैपिटल रिजर्व 18,000 क्रेडिट, खत्म। ये वाली हाँ देख लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे 30 सितंबर को हम ये देख रहे हैं
कि खुद को कितना पे करे, आउटसाइडर को कितना पे करे। अब इसका जो टाइमलाइन है वो पीछे है, ये कैलकुलेशन है। 1 जुलाई को मैंने अपने 1000 डिबेंचर खरीद लिए, उसके पहले ये डिबेंचर आउटसाइडर्स के पास थे, तो उतने ड्यूरेशन का ब्याज तो मुझे उनको तभी देना पड़ा। तो इस 1000 डिबेंचर पे इतने ड्यूरेशन का 3000 मैं उनको दे चुका हूँ। अब हम आ गए यहाँ पे 30 सितंबर को। 30 सितंबर को सिनारियो ये है कि टोटल 10,000 डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 9 मेरे पास है, मतलब 9 आउटसाइडर के पास है, 1 मेरे पास है। अब आउटसाइडर को तो पूरा 6 रुपए देना ही देना है, उनका तो कोई लेना देना इस ट्रांजेक्शन से है ही नहीं ना। वो तो पहले भी 9000 आउटसाइडर थे, यहाँ भी आउटसाइडर है, उनको तो 6 रुपया देना है। खुद को कितना देना है? खुद को पूरा 6 रुपये थोड़ी दूंगा, 3 रुपए दूंगा। कौन सा 3 रुपए? ये ड्यूरेशन का। 1 जुलाई से 30 सितंबर मेरा है, इसके पहले का आउटसाइडर को पे कर चुका हूँ। ये ना ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट हो गया है 1 जुलाई को, ये 3000, बट ये थोड़ी हुआ था। तो अब ये 3000 और बाकी का 54, वैसे करके 57 है। ये आपको नेक्स्ट फिर वो दिख रहा है। बोलो अब पूरे सम में कोई डाउट? पूरी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। इसमें 2 ही चीजें थी, इमीडिएट कैंसिलेशन, होल्डिंग एज ओन डिबेंचर। दोनों एंट्रीज वैसे तो बहुत बेसिक है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं। मेन खाली एक इंटरेस्ट का पॉइंट है जो नोट वर्दी है, जिसमें आपका कुछ मिस कैलकुलेशन होने का चांस है। थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो वो कभी डबल अमाउंट ले लिया, ऊपर था फिर भी आप वापस जोड़ दिया, बस वो गलती हो सकती है, बाकी कुछ प्रॉब्लम आता नहीं इसमें। अब ऐसे सम्स जो मैंने आपको कल वो पीडीएफ भेजा था, उसमें जितने रिमेनिंग सम्स है वो आपका आज का होमवर्क है, इसी पैटर्न पे आप ट्राई कर सकते हो। अब कल के सेशन में मेरे पास नया कोई टॉपिक है नहीं चैप्टर में समझाने के लिए, कल से आपके सिर्फ वो पीडीएफ के डाउट सॉल्विंग ही करवाना है। तो कल वही सम से अपन शुरू करेंगे, जो प्रीवियस पीडीएफ और कल वाली के आपके डाउट्स है वो सारे खत्म करेंगे। अब वो कल हो गए तो कल ये चैप्टर लास्ट, कल नहीं हुए तो परसों लास्ट, समझ आ गया? वो डिस्कशन रहेगा वैसे। चलिए ठीक है, तो डिबेंचर वाला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट है। अब मॉड्यूल के हिसाब से आपका ये चैप्टर नंबर 7 ही है, इसी में शेयर कैपिटल है, इसी में डिबेंचर है, और इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक और है, प्रेफरेंस शेयर और राइट शेयर। तो कल पहले मैंने आपके इसके सम्स कंप्लीट कराने हैं, ये आपके डाउट्स हो जाए, उसके बाद वो टॉपिक करवा दूंगा, तो चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट। ये समझ लो सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है जिससे मैंने शुरू किया था, एक ये और एक पार्टनरशिप, 2 बड़े चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे। पहले 4 चैप्टर में थियरी, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये सब टॉपिक्स है आपके, तो काफी इजीली हो जाएंगे। क्लियर है? बोलो और कुछ पूछना हो उसमें, यहाँ तक कुछ बोल रहे थे कंप्लीट? कौन से?